नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम उसी श्रृंखला में दोस्तों आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और दोस्तों आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। हम इसी प्रकार के दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो और दोस्तों इंपॉर्टेंट जो टॉपिक से क्वेश्चन होते हैं वो लेके आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज का दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर S.R. रंगनाथन की रफ्तार यानी कि दोस्तों जो मूलभूत श्रेणी की जो रफ्तार के बारे में दोस्तों ये पहले पूछा गया क्वेश्चन है कि मूलभूत श्रेणी की पहचान सर्वाधिक कठिन है। तो दोस्तों डॉक्टर S.R. रंगनाथन द्वारा जो मूलभूत श्रेणी दी गई थी दोस्तों PMEST। तो दोस्तों इनमें से सबसे कठिन पहचान किसकी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चार ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी और स्पेस। तो दोस्तों आपका इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों जो कि पर्सनैलिटी है वो डॉक्टर S.R. रंगनाथन के अनुसार बहुत ही इस पर्सनैलिटी की यानी व्यक्तित्व की पहचान करना बहुत ही कठिन माना गया है। तो अब दोस्तों इसकी करेक्ट आंसर की तो बात कर चुके हैं, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हम दोस्तों इसकी विशिष्ट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट सॉल्यूशन में है दोस्तों कि कोलन क्लासिफिकेशन के जो द्वितीय संस्करण था, कौन सा दोस्तों? जो कोलन क्लासिफिकेशन का द्वितीय संस्करण कब आया था दोस्तों? 1939 में। ये दोस्तों आपको संस्करण खासकर याद रखने हैं इनकी सन। तो दोस्तों यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन के द्वितीय संस्करण में सर्वप्रथम 5 मूलभूत श्रेणी इनकी सर्वप्रथम कब प्रयोग की गई दोस्तों? तो शिष्य के दूसरे संस्करण 1939 में PMEST को वर्गीकरण का आधार बनाने हेतु प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों PMEST को डॉक्टर S.R. रंगनाथन द्वारा 1939 में वर्गीकरण पद्धति का आधार बनाने हेतु PMEST का प्रयोग किया गया था, जिसको मान्यता 1944 में दी गई थी। ये लाइन आपको रट लेनी है। कब दी गई थी? 1944 में दी गई थी। जिसको मान्यता कब दी गई दोस्तों? 1944 में PMEST को मान्यता दी गई थी। और दोस्तों इस PDF का निर्माण तो हमारी टीम ने किया है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों इस श्रृंखला में या इस टेस्ट सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो कंटिन्यू दोस्तों एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनको क्वेश्चनों को विशिष्ट सॉल्यूशन के साथ आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी किस वर्ष शुरू किया गया? तो दोस्तों नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी किस वर्ष शुरू किया गया था? तो दोस्तों किस वर्ष शुरू किया गया दोस्तों? चार ऑप्शन दिए गए, 2010, 2011, 2012 और 2005। तो दोस्तों आप इसमें कंफ्यूज भी कर सकता है ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपको दिख रहा है नीचे, यानी कि कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 4 मई 2012 को नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी शुरू किया गया था। दोस्तों एक और है दोस्तों यहाँ नीचे 2005। तो 13 जून 2005 को दोस्तों क्या हुआ था? नेशनल नॉलेज कमीशन यानी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया था। तो हम इस क्वेश्चन के दो दोस्तों बहुत तथ्य हैं उनकी बात करते हैं, यानी कि विशिष्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का विशेष सॉल्यूशन है कि नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी की शुरुआत 4 मई 2012 को की गई थी। कब की गई दोस्तों? 4 मई 2012 को की गई थी। और दोस्तों किसी प्रकार की कोई कटिंग हो तो आप उसको ठीक कर लेंगे। जो कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो दोस्तों नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी है वो भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो नेशनल संस्कृति मंत्रालय के अधीन। दोस्तों 3 लाइनें हैं, 5 क्वेश्चन बने हैं। तो किसके अधीन कार्य करता है दोस्तों? संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी के लिए 4 ग्रुपों का निर्माण किया गया था। जब नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी का गठन किया गया था तो कुल टोटल 4 ग्रुपों का निर्माण किया गया था। और दोस्तों इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो NKC के द्वारा, यानी कि दोस्तों नेशनल नॉलेज कमीशन के द्वारा दोस्तों, यानी कि लाइब्रेरी ऑन मिशन का गठन किया गया था। ये आपको खासकर ध्यान रखना है, इसमें ऐड नहीं किया है टीम ने। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है कि परिग्रहण पंजी पुस्तकालय का दोस्तों कौन सा अभिलेख होता है? तो इसमें दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला स्थायी, दूसरा अस्थायी, तीसरा डिजिटल अभिलेख और चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों स्थायी अभिलेख। यानी कि जो दोस्तों परिग्रहण रजिस्टर होता है वो एक पुस्तकालय का महत्वपूर्ण अभिलेख होता है। तो हमने इसके विशिष्ट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यानी कि ए, यानी कि स्थायी अभिलेख होता है दोस्तों परिग्रहण रजिस्टर। इसके विशिष्ट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो विशिष्ट सॉल्यूशन इस प्रकार दिया गया है कि विशिष्ट सॉल्यूशन परिग्रहण रजिस्टर का एक पुस्तकालय का महत्वपूर्ण अभिलेख। जो दोस्तों एक पुस्तकालय में परिग्रहण रजिस्टर होता है वो एक पुस्तकालय का बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख होता है, जिसमें स्टैंडर्ड कॉलन की संख्या 14 होती है दोस्तों। ये थोड़ा सा यहाँ पे कर लेना कि 2017 के बाद कितनी होती है दोस्तों? 15।
कितनी होती है दोस्तों, 2017 के बाद 15 होती है। 2014 से पहले कितनी होती थी, 14 होती थी। तथा परिग्रहण रजिस्टर का स्टैंडर्ड साइज़ दोस्तों, ये साइज़ है ना आपको खासकर ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि परिग्रहण रजिस्टर का मानक साइज़ क्या होती है। तो इसकी मानक साइज़ या स्टैंडर्ड साइज़ बात कर सकते हैं दोस्तों, तो क्या होगी दोस्तों, 16x13 क्या होती है दोस्तों, इसकी मानक साइज़ होती है परिग्रहण रजिस्टर की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि विश्वविद्यालय ग्रंथालय विश्वविद्यालय का हृदय स्थल होता है, यानी कि विश्वविद्यालय में जो पुस्तकालय होता है वो विश्वविद्यालय का हृदय स्थल होता है। और ये कथन किसका है, तो ये कथन किसने कहा था। और दोस्तों RMSSB की एग्ज़ाम में 2 कथन 100% आने हैं, पहले बता देता हूँ आपको। यानी कि 2016 में पेपर हुआ था, कब दोस्तों, 2016 में पेपर हुआ था, उसमें भी 2 पूछे गए थे। और 29 दिसंबर को जो हुआ था उसमें भी 1-2 कथन दिए गए थे। तो दोस्तों 2 कथन, तो आपको जो जितने भी पुस्तकालय में कथन हैं, ज़्यादा कथन है दोस्तों, आप एक वीडियो डाल देंगे आगे, कम से कम 10 से 15 इंपॉर्टेंट कथन है जो हर बार पूछे जाते हैं, उनसे 1-2 कथन आ जाएगा, तो उसका वीडियो हम आगे डाल देंगे दोस्तों, आप टेंशन ना कीजिए। तो इसका दोस्तों क्या है कि विश्वविद्यालय ग्रंथालय में विश्वविद्यालय का हृदय स्थल होता है, कथन किसका है, तो ये कथन किसका हो जाएगा दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए गए हैं ऊपर, डॉक्टर S.R. रंगनाथन, सी.डी. देशमुख, B.S. केशवन और K.M. अब्दुल्ला खां। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख के द्वारा दोस्तों कहा गया था कि विश्वविद्यालय का पुस्तकालय उस विश्वविद्यालय का हृदय स्थल होता है। तो इसकी हम यानी कि विशिष्ट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों विशिष्ट सॉल्यूशन इस प्रकार है कि किसी भी विश्वविद्यालय का पुस्तकालय उस विश्वविद्यालय का हृदय स्थल होता है। क्या होता है दोस्तों, उस विश्वविद्यालय का हृदय स्थल होता है। और ऐसे करने वाला दोस्तों सी.डी. देशमुख था। और दोस्तों एक आयोग ने भी कहा था। आपको विशिष्ट सॉल्यूशन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं बता सकते। तो दोस्तों ऐसे करने वाला एक व्यक्ति था दोस्तों, कौन, सी.डी. देशमुख। और एक आयोग था, कौन सा दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयोग। इसी आयोग को दूसरे नाम से जानते हैं भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग। बहुत सारे स्टूडेंट है कमेंट करते हैं कि सर आप क्वेश्चन डिटेल में बताते हो, धन्यवाद दोस्तों। इसमें यानी कि क्वेश्चन को यदि डिटेल में नहीं बताएंगे तो आपको क्वेश्चन लाइब्रेरी का समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयोग, उस भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग भी दोस्तों किसकी वकालत करता है कि ये कथन इस दोनों आयोग का भी दिया गया है। और दोस्तों ये आयोग कब गठित किया गया था, तो 1948 में गठित किया गया था। और इस आयोग की एक छोटी सी बात बता देता हूँ दोस्तों, ये पुस्तकालय के लिए 6.5% खर्च करने की वकालत करता है। दोस्तों आप वीडियो पूरा देखो, और दोस्तों बीच में जो भी यानी कि करप्शन है उनको यदि आप कर लेना, जो भी यानी कि टाइपिंग में हो चुकी है। इनके बाद में दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि K.M. अब्दुल्ला खां किस पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष थे। तो K.M. अब्दुल्ला खां किस पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष थे। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। पहला ऑप्शन है कि ब्रिटिश म्यूजियम, कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी, इंपीरियल लाइब्रेरी और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ब्रिटिश म्यूजियम तो होगा ही नहीं, होगा तो इन तीनों से ही। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। अब इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे यानी कि K.M. अब्दुल्ला खां। अब हम K.M. अब्दुल्ला खां की बात कर लेते हैं, यानी कि विशिष्ट सॉल्यूशन में। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोलकाता लाइब्रेरी कब थी दोस्तों, तो 1836 में स्थापना हुई थी। नेशनल लाइब्रेरी की दोस्तों आपको पता है 1948 में नेशनल लाइब्रेरी बनी थी भारत की, जो इंपीरियल लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी घोषित कर दिया गया था। और इंपीरियल लाइब्रेरी दोस्तों कोलकाता लाइब्रेरी को 1902 के एक्ट यानी कि चेंज नेम ऑफ द एक्ट, ये एक्ट यानी कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो इंपीरियल लाइब्रेरी है उसके अध्यक्ष रहे थे K.M. अब्दुल्ला खां। तो इंपीरियल लाइब्रेरी के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे जॉन मैकफर्लेन, जो 1902 से लेकर 1907 तक रहे। उसके बाद में पहले भारतीय थे, उस इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले भारतीय कौन थे, हरिनाथ डे, जो कब से कब तक रहे दोस्तों, तो वो रहे थे कब से कब 1907 से लेकर 1911 तक रहे थे हरिनाथ डे। तो दोस्तों और फिर हम K.M. अब्दुल्ला की बात कर लेते हैं आगे। तो K.M. अब्दुल्ला खां की दोस्तों इंपीरियल लाइब्रेरी के अध्यक्ष थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों कौन सा है, सी। अब विशिष्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो दोस्तों K.M. अब्दुल्ला की सारी बातें करेंगे हम। तो K.M. अब्दुल्ला खां इंपीरियल लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष 1930 से लेकर 1945 तक रहे। कब रहे दोस्तों, 1930 से लेकर 1945 तक रहे। K.M. अब्दुल्ला खां को 1935 में खान बहादुर की उपाधि दी गई। और
ये दोनों चीज़ पूछी जाती हैं। खान बहादुर की उपाधि किसे दी गई और किसके द्वारा दी गई थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा दी गई थी। आपको कोई नहीं बताएगा किसके द्वारा दी गई थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा दी गई थी। आपको पता है कि दोस्तों 1948 से पहले भारत में अंग्रेज़ों का राज था, और यानी कि ब्रिटिश अंग्रेज़ों का राज था, और उन अंग्रेज़ों के द्वारा दोस्तों खान बहादुर की उपाधि दी गई थी। वो दोस्तों किसी भी भारतीय को ऊपर ले जाने के लिए या दोस्तों उसको यानी कि राज्य करने के लिए उपाधि देते थे। तो 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा दोस्तों खान बहादुर की उपाधि दी गई थी के.एम. अब्दुल्ला खां को। और दोस्तों ILA के प्रथम सचिव भी रहे हैं के.एम. अब्दुल्ला खां। के.एम. अब्दुल्ला खां ILA के प्रथम सचिव रहे हैं, और ILA का प्रथम अध्यक्ष एमओ थॉमस था। और दोस्तों ILA की स्थापना 13 सितंबर 1933 को की गई थी। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारी बातें दोस्तों हम लाइव क्लास में करेंगे और जल्दी दोस्तों आपके लिए लाइव क्लास लेके आएंगे। लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से दोस्तों हम लाइव क्लास नहीं लेके आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे थोड़े सब्सक्राइबर कम है, जिसके कारण लाइव स्ट्रीम चालू नहीं हुई है। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हमारे सब्सक्राइबर कंप्लीट हों और लाइव स्ट्रीम चालू हो, तो आपके वो बेनिफिट होगा। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों और तथ्यों की। तो पहले बार और दोस्तों के.एम. अब्दुल्ला खां ILA के प्रथम सचिव थे, और के.एम. अब्दुल्ला खां ने पहली बार दोस्तों समय सीमा युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था 1935 से लेकर 1945 तक। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखनी है आपको। पहली बार भारत में समय सीमा युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन के.एम. अब्दुल्ला खां ने किया था 1935 से लेकर 1945 तक। और दोस्तों 6 महीने का होता था। कितने महीने का होता था? कुल 6 महीने का ये कार्यक्रम होता था, जो कि 10 साल में कितनी बार किया गया? 20 बार। आपको पूछा जा सकता है कि दोस्तों के.एम. अब्दुल्ला खान ने कितनी बार प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया पुस्तकालय अध्यक्ष रहते हुए? तो कितने आयोजन किए थे दोस्तों? 20 प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जो 6 महीने होते थे, यानी कि 1 साल में 2 बार होते थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत बार आपको कंफ्यूज करता है, इसलिए क्वेश्चन डाला गया है कि DDC के 18वें संस्करण में कितने टेबल की संख्या थी? तो दोस्तों DDC का जो 18वां संस्करण था उसमें टेबल की संख्या कितनी थी? तो कितनी संख्या थी दोस्तों टेबल की संख्या? 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है A 4, B 5, C 6, D 7। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो आपको नीचे दिख ही रहा है कौन सा हो जाएगा, D। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों D। तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों विशिष्ट सॉल्यूशन की, थोड़ी जो आपको अच्छा बेनिफिट देगा। तो दोस्तों विशिष्ट सॉल्यूशन इस प्रकार दिया गया है इस क्वेश्चन का कि DDC में टेबल का प्रयोग है ना, वो सर्वप्रथम 14वें संस्करण में किया गया था। कब किया गया ये आपको याद रखना है। कब किया गया दोस्तों? सर्वप्रथम जो 14वां संस्करण था उसमें किया गया था DDC में टेबल का प्रयोग। और दोस्तों खंडों का प्रयोग पहले संस्करण में किया गया, आपको ध्यान रखना है। और तो दोस्तों इसका जो 14वें संस्करण में टेबल का प्रयोग किया गया था, जो 14वां और 15वां संस्करण था, इनमें कुल टेबलों की संख्या कितनी थी? 4 थी। इसके बाद दोस्तों 17वां और 18वां था, उसमें कितनी नहीं 16वां और 17वां था, उसमें कितनी थी? 5 थी टेबल की संख्या। उसके बाद में 18 से 21 में टेबल की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 7 थी। और उसके बाद में दोस्तों जो 22 और 23वें संस्करण है उसमें टेबल की संख्या कितनी थी? 6 थी। यह आपको खासकर ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है, यह इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में पूछा जाता है DDC की टेबल के बारे में, और दोस्तों DDC के जो खंड हैं वॉल्यूम है उनके बारे में, तो उनको आप खासकर ध्यान रखना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको ये क्वेश्चन टेबल के बारे में समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो दोस्तों आप कमेंट में कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं, और दोस्तों आप पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि PPBS का संबंध है। तो PPBS का संबंध इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है कार्मिक रिकॉर्ड से, दूसरा है बुक सिलेक्शन से, तीसरा है बजटिंग से, और चौथा आंकड़ों के रखरखाव से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों C, यानी कि बजटिंग से दोस्तों PPBS का संबंध है। अब हम दोस्तों इसकी विशिष्ट सॉल्यूशन में कंप्लीट बात कर लेते हैं। तो विशिष्ट सॉल्यूशन इस प्रकार दिया गया दोस्तों कि विशिष्ट सॉल्यूशन PPBS यानी कि प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, यानी कि दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे आप, यहाँ पे बजट की जगह बजटिंग कर लेंगे, और दोस्तों प्लानिंग की जगह प्लानिंग कर लेंगे। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। बजट निर्माण की इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग सन, यहाँ दोस्तों संघ की जगह दोस्तों आप सन कर लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों? सन कर लेंगे। संघ तो दोस्तों शादी विवाह में होता है, जो अब लॉकडाउन के कारण कुछ बंद है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम प्रयोग 1961 में अमेरिका के रक्षा विभाग US DOD के द्वारा किया गया था। दोस्तों जो PPBS है, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम,
कार्यक्रम प्रणाली बजट सिस्टम है जो दोस्तों जिसका सर्वप्रथम प्रयोग या इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग 1961 में दोस्तों अमेरिका के रक्षा विभाग US DOD में किया गया था। आपको ये खासकर ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि इसका दोस्तों आपको आंसर दिख रहा है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों कि एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट तथ्य मिलेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों ये एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन 4 डेट है 1876, 1891, 1904 और 1905। चारों दोस्तों वर्गीकरण पद्धतियों से रिलेटेड हैं, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो दोस्तों पहली है DDC, कौन सी है दोस्तों DDC। दूसरी है दोस्तों ISSI यानी कि एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, आ गई आपकी डेट। और दोस्तों तीसरी है कौन सी LCC यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। और चौथी कौन सी है दोस्तों, तो ये UDC, कौन सी है दोस्तों UDC। और 1906 में कौन सी है SC सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन दोस्तों कब 1891 में, कब थी दोस्तों 1891 में एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति का विकास कर लिया गया था। अब हम दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करते हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट तथ्य इस प्रकार है कि एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति CU कटर यानी कि दोस्तों जो CU कटर था उसके द्वारा 1891 में अमेरिका में बनाई गई थी। कहाँ पे बनाई गई थी दोस्तों, खासकर ध्यान रखना आपको, अमेरिका में बनाई गई थी। कहाँ पे बनाई गई, अमेरिका में बनाई गई थी दोस्तों, जिसको हिंदी में, ये खासकर दोस्तों इंपॉर्टेंट लाइन ऐड की गई है, जिसको हिंदी में विस्तारशील वर्गीकरण पद्धति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, विस्तारशील वर्गीकरण पद्धति के नाम से जानते हैं। आपको नोटबुक में जरूर ऐड करना है दोस्तों, ये पहले 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि दोस्तों एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन रटते हैं बहुत सारे दोस्त, और जिनको हिंदी में यानी कि किस नाम से जानते हैं, विस्तारशील वर्गीकरण पद्धति के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बर्न सम्मेलन का संबंध है। तो बर्न में सम्मेलन हुआ था दोस्तों 1800 कब हुआ था, 86 में। आपको डेट भी बता देता हूँ पहले, 1886 में बर्न में एक सम्मेलन हुआ था, जिसका संबंध 4 ऑप्शन में से किस में होगा। पहला ऑप्शन है अनुवादों में, दूसरा पेटेंट, तीसरा मानकों और चौथा कॉपीराइट। तो दोस्तों अनुवाद तो होगा ही नहीं, क्योंकि दोस्तों बर्न से संबंधित अनुवाद है ही नहीं। तो दोस्तों आप तीनों हैं जो बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, कॉपीराइट। तो जो दोस्तों 1886 में बर्न में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहाँ पे कॉपीराइट के दोस्तों 9 सितंबर, आपको डेट याद रखनी है दोस्तों, पहले एग्जाम में पूछी गई, 9 सितंबर सन 1886 में बर्न में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन बौद्धिक संपदा अधिकारों पर जोर देते हुए निर्मित किया गया था, यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकारों पर जोर देने के लिए निर्मित किया गया था, जो कि क्या करता है दोस्तों, कॉपीराइट के सिद्धांतों की व्याख्या करता है और उसके नियमों पर बल देने का कार्य करता है। क्या करता है दोस्तों, नियमों पर बल देने का कार्य करता है। और इसी के बाद 1888 में दोस्तों स्वीडिश संघीय कार्यालय की स्थापना की गई थी बर्न में ही। ओके दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। और आप प्लीज़ दोस्तों एक बार शेयर जरूर कीजिए। और इस टीम यानी कि राकेश बलौदा झुंझुनू यूट्यूब टीम ने इस PDF का निर्माण किया दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि दोस्तों विश्व में पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम कहाँ पर पारित किया गया। तो विश्व में पूछा दोस्तों आपको, तो विश्व में सर्वप्रथम पुस्तकालय अधिनियम कहाँ पे पारित किया दोस्तों। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा जापान, तीसरा रूस और चौथा ब्रिटेन। भारत का तो कहीं नाम ही नहीं है दोस्तों, और भारत तो है भी बाद में। तो दोस्तों विश्व में कहाँ पे किया गया था सर्वप्रथम पुस्तकालय अधिनियम पारित। दोस्तों 4 ऑप्शन अच्छी तरीके से दिए गए। तो पहला दोस्तों D ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ब्रिटेन में 1950 में, ब्रिटेन में दोस्तों 1850 में किया गया। सॉरी दोस्तों कब, 1850 में। तो हम विशिष्ट तथ्य की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो विशिष्ट तथ्य इस प्रकार है दोस्तों कि विश्व में पुस्तकालय अधिनियम की शुरुआत सर्वप्रथम ब्रिटेन से मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है दोस्तों, ब्रिटेन से मानी जाती है, जहाँ पर सन 1850 में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू कर दिया गया था। कब लागू किया गया दोस्तों, सर्वप्रथम 1850 में। इसके बाद विभिन्न देशों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पारित किए गए थे दोस्तों। इनके बाद कौन कौन से देशों में किए गए हम दोस्तों 1 मिनट बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 4 तो ऑप्शन में दिए गए हैं। अमेरिका में दोस्तों कब हुआ, 1876 में। कब हुआ दोस्तों, 1876 में। जापान में कब हुआ दोस्तों, 1899 में। कब हुआ दोस्तों, 1899 में। इसके बाद में दोस्तों रूस में कब हुआ दोस्तों, 1921 से 1922 में। और इससे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं चेकोस्लोवाकिया में कब हुआ, तो 1900 यानी कि
1918 में। और इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं तो डेनमार्क में कब हुआ 1920 में, और इसके बाद भारत में कब हुआ 1948 में। इस प्रकार दोस्तों सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पारित किए गए हैं दोस्तों। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और यदि दोस्तों इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस मिला तो हम कंटिन्यू दोस्तों डेली आपके लिए इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज लाते रहेंगे दोस्तों। जो पहले वीडियो बनाया था उस पर अच्छा रिस्पांस मिला दोस्तों, इसलिए ये वीडियो आपके लिए टीम लेके आई है। धन्यवाद दोस्तों।